हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी जिस समय इस वीडियो को देख रहा हो उसको वो एक्सेप्ट कर ले। बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ाने वाला हूँ। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर जो 11th की केमिस्ट्री में भी है और 12th की फिजिक्स में भी है। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बेशक जेई में कम से कम आपको पूछा जाएगा कितना क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जिससे चाहे बच्चा 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे रिपीट करने वाला हो इन फ्यूचर, उसको इस वीडियो से पूरा हेल्प मिल सके। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जब हम शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले ही एक बात बोल देना उचित रहेगा कि जो एटम है बेटा, ये एटम वर्ड लैटिन शब्द से डेराइव किया गया है। लैटिन टर्म एटॉमी से लिया गया है। एटॉमी का मतलब होता है कि नॉट डिवाइडेबल, अनकटेबल। जो भी चीज़ें डिवाइडेबल नहीं रहती हैं उसे बोला जाता है लैटिन में एटॉमी। नॉट डिवाइडेबल, जो भी चीज़ें बेटा डिवाइडेबल नहीं हैं उन्हें बोला जाता है एटॉमी। और इसी एटॉमी लैटिन वर्ड से ही वर्ड लिया गया है। क्या मेरे बच्चों? एटम। एटम यानी कि जो पहले एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रचलित था, जो एटम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नोन था, वो ये कॉन्सेप्ट था बेटा कि एटम जो है वो डिवाइडेबल नहीं रहता है। इस बात को साइंस के बताने से हजारों साल पहले भारत के ही एक साधु, जिनका नाम था कणाद ऋषि, मैं बता देता हूँ जिनका नाम था मेरे प्यारे बच्चों कणाद ऋषि। हम लोग 12th की फिजिक्स में पढ़ते थे अपने टाइम पे, कुमार मित्तल एक बुक चलती थी यूपी बोर्ड से, तो कणाद ऋषि का उसमें जिक्र था। कणाद ऋषि ने बहुत शुरुआती दिनों में ही बता दिया था कि दुनिया के सारे सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिनको आंखों से देख पाना संभव नहीं है। मीन्स वी कैन नॉट सी देम बाय द नेक्ड आई। तो ये बात कणाद ऋषि के बोलने के लगभग हजारों साल बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था बेटा? जिसका नाम था जॉन डाल्टन। यही सेम बात बोला जॉन डाल्टन ने और उसको पूरी दुनिया बड़े धूमधाम से मानी। तो हम सबसे पहले एटम के बारे में जॉन डाल्टन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। जो कॉन्सेप्ट जॉन डाल्टन ने दिया उसको क्या बोला जाता है बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो आइए हम इसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थियरी दिया उसको बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन के एटॉमिक थियरी को हम सबसे पहले शुरू करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बेटा, जॉन डाल्टन ने दुनिया को बताया अपने स्टेटमेंट में उनके हिसाब से कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। क्या बोला बेटा उनने? कि एटम इज द फंडामेंटल, बहुत बेसिक से लेके चलूंगा और बहुत हाई फाई लेवल तक ले जाऊंगा, टेंशन मत लेना। एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। क्या बोला भैया? फिर से बोल दीजिए, आप फिर से मन में सोच लीजिए कि डाल्टन ने क्या बोला। डाल्टन ने बोला एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल, यानी कि दुनिया का कोई भी मटेरियल हो उसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यानी जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है वो कौन होता है? एटम होता है। ऐसा दुनिया के सामने प्रपोज किया किसने? डाल्टन ने प्रपोज किया। फिर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की 3 मेन बात हैं जिनको शायद हमें समझना चाहिए, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये सब बातें बहुत आसान हैं, लेकिन ये डाल्टन तब कर रहा था जब एटम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही दुनिया के पास नहीं था। जरा देखिए उसने क्या बोला। उसने बोला कि एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इज सेम। पहले पॉइंट में उसने बोला कि एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, एटम ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इज सेम। इसको मैं आपको बता देता हूँ मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए आप सोडियम खरीद रहे हो एक बार पाकिस्तान में,
एक बार हिंदुस्तान में, एक बार अमेरिका में, एक बार रशिया में, एक बार जापान में। कहीं भी आप सोडियम खरीदेंगे बेटा, हर देश में जो सोडियम का एटम होगा वो Na से ही डिनोट किया जाएगा और हर देश में उसका एटॉमिक नंबर होगा 11 और मास नंबर होगा कितना 23। एटॉमिक नंबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 11 और जो मास नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चों जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं वो भी क्या हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही टाइप के एलिमेंट को कहीं भी आप लोगे तो उसका जो एटम होगा वो एक जैसा होगा। ये बड़ा कॉमन सा बात है, दुनिया जानती है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है बताना, क्योंकि मैं चैप्टर को शुरू कर रहा हूं तो बिल्कुल बेसिक बातों से लेकर के मुझे चलना पड़ेगा। बच्चों इसको बोलने के बाद दूसरे पॉइंट में उसने बोला, दूसरे पॉइंट में उसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग रखने वाला बच्चा इसको जान सकता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। भाई आप ही बताओ, अगर कोई सोडियम खरीदेगा तो उसका एटम Na होगा, कोई मैग्नीशियम खरीदेगा तो उसका एटम Mg होगा, कोई एल्युमिनियम खरीदेगा तो उसका एटम Al होगा, कोई गोल्ड खरीदेगा तो उसका एटम Au होगा। यानी कि अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एलिमेंट्स के जो बेटा एटम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है। फिर तीसरे पॉइंट में वो जो बोला वहीं से वो बेचारा फंस गया। अब वो तीसरा पॉइंट क्या था वो आप सुन लीजिए और फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कैसे समय बीतने के बाद आने वाले साइंटिस्टों ने डाल्टन को इसी तीसरे पॉइंट के साथ घेर लिया और डाल्टन की थियरी को केमिस्ट्री से बाहर ही करवा के माना। तीसरे पॉइंट में उसने बोला था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड by any physical or chemical method, by any physical और chemical method, यानी किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम बेटा एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोला किसने, ऐसा बोला जॉन डाल्टन ने बोला अपनी एटॉमिक थियरी में। इतना ये बेचारे बोले ही थे कि हमारे पास अभी जगह है और हम इस जगह का यूटिलाइज कर लेंगे। एक दो लोग आ गए बेटा और उन दो लोगों ने इसकी बैंड बजा दी। कैसे बैंड बजाया ये जरा देखो। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, थॉमसन ने डाल्टन के एटॉमिक थियरी देने के लगभग 51 साल बाद एटम में से क्या डिस्कवर कर दिया, इलेक्ट्रॉन। और जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैटायन बन जाएगा। अब ये जो भीतर पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये बता रहा है कि कैटायन है। यानी कि एटम जैसे सोडियम है तो सोडियम में से उनने क्या निकाल दिया, मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मीन्स कि थॉमसन आया और थॉमसन ने किसका खोज कर दिया, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। यानी कि उसने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जरा देखो भाई, डाल्टन ने थर्ड पॉइंट में क्या बोला था कि किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से मेरे बच्चों एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब ये आ गया बवाल मचाने, इसने आके बवेला खड़ा कर दिया। इसने बोला ले भाई हम तेरे एटम में से इलेक्ट्रॉन अलग कर दे रहे हैं, बता अगर एटम डिवाइड ना होता तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा हो जाता। इस बात का जवाब डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के पास नहीं थी। मीन्स फर्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द थॉमसन completely destroyed the Dalton's atomic theory। और दूसरी चीज, इसके थोड़े ही टाइम के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बैक्यूरल, QUEREL, बैक्यूरल। बैक्यूरल नाम का साइंटिस्ट आया और इसने डिस्कवरी कर दिया किसका, रेडियो एक्टिविटी का। काफ़ी टाइम से आप लोग सुनते आए होंगे कि नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो अपने न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल को इमिट करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस पूरे कंप्लीट फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब फिर जरा देख लो, थर्ड पॉइंट में डाल्टन कहता है कि एटम को किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और बैक्यूरल एटम में से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल निकाल दे रहा है, यानी एटम फर्दर डिवाइड हो रहा है। बैक्यूरल जब पूछा इससे कि भाई तुम तो कह रहे थे कि ये किसी भी फिजिकल केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं होगा, ये देखो मैंने डिवाइड कर दिया, ये देखो मैंने इसमें से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल निकाल दिए।
तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पास कोई भी जवाब नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ एक चीज़ और बहुत बारीक है जो हमें जानना चाहिए। अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को। अगर हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो जो भी कुछ बचता है सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं। इलेक्ट्रॉन निकाल देने से ज़्यादा बेटर है ये बोलना कि अगर हीलियम में से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो जो भी कुछ बचता है मेरे प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और जो बीटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, पता करके। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों देखो, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। आप जब से साइंस पढ़ रहे हैं आपको स्कूल में आपके गुरुजी लोगों ने यही बताया होगा कि न्यूक्लियस में तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अगर न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे कैसे न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो मैं आपको दो बातों के लिए जो है आपको बता रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये दोनों बातें कोशिश करिए बताने का। पहला कि गामा पार्टिकल होता क्या है, और दूसरी चीज़ कि न्यूक्लियस में सर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। हालांकि ये बात भी मैं आपको बताऊंगा और जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे तो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। बट आप प्रयास करना, जो बच्चा 12th में हो और मेरी वीडियो देख रहा हो वो भी प्रयास करे। 11th का बच्चा तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि 9th में 10th में 8th में उसको स्कूलों में गुरुजी लोगों ने क्या बताया है, गुरुजी लोगों ने स्कूलों में बताया है क्या कि भैया न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई मैं भी यही जानता हूँ न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बट यहाँ न्यूक्लियस से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। मेरा क्वेश्चन है कैसे किसी चीज़ से वही चीज़ निकल सकता है जो उसमें होता है। अब अगर होता नहीं तो निकलता कहाँ से है, आप पता करके आना। अब इतनी बातों ने, यानी ये दो बातों ने, नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। और इन दोनों खोज के बाद डाल्टन की एटॉमिक थियरी को पूरी तरह से छोड़ दिया गया। साइंस में जब कोई थियरी सारी बातों का जवाब नहीं दे पाती है तो उस थियरी को छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही डाल्टन की एटॉमिक थियरी को छोड़ा गया तो थॉमसन इतराते हुए आया। उसने कहा अब मैं दूंगा एटॉमिक थियरी और दुनिया को पढ़ना पड़ेगा मेरी एटॉमिक थियरी। फिर हम बढ़ेंगे किसके बारे में, थॉमसन के एटॉमिक थियरी के बारे में। थॉमसन ने जो मॉडल दिया उसको बोलते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थियरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। बेटा इसमें भी कुछ गहराई है, कुछ बातें हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में थॉमसन ने बोला कि एटम इज द स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 10 raised to the power minus 10 मीटर ऑर्डर। बच्चा मुझसे तुरंत पूछेगा कि क्या सर आप मुझे बता सकते हो कि थॉमसन ने कैसे जाना कि किसी एटम का रेडियस 10 raised to the power minus 10 मीटर ऑर्डर का होता है। ऑर्डर का मतलब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी क्यों ना हो उसके साथ हमेशा 10 raised to the power minus 10 होगा। जैसे 1.3 into 10 raised to the power minus 10, 1.32 into 10 raised to the power minus 10, 1.546 into 10 raised to the power minus 10, 0.79 into 10 raised to the power minus 10, 0.99 into 10 raised to the power minus 10, 0.78 into 10 raised to the power minus 10। तो ये सारी वैल्यू 10 raised to the power minus 10 ऑर्डर की हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। पहला पॉइंट उसने बोला कि एटम इज द स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 10 raised to the power minus 10 मीटर ऑर्डर। यानी उसने कहा कि यह एक स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो 10 raised to the power minus 10 मीटर ऑर्डर का होगा। फिर उसने अपने दूसरे पॉइंट में बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। यानी कि पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। उसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि किसी स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज मेरे प्यारे बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका मतलब क्या है ये जरा आप मैथ का भी इस्तेमाल करके जान लें। मान लीजिए कि कोई बच्चा आता है, यहां से V वॉल्यूम कट करता है और उसको 2 कूलाम चार्ज मिलता है। कोई दूसरा बच्चा आता है और यहाँ से अगर
2v वॉल्यूम कट करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 4 कूलम चार्ज हिस्से में आएगा। जिस रेशियो में वॉल्यूम बढ़ा, ठीक उसी रेशियो में चार्ज बढ़ गया। यह बताता है कि पूरे स्फेरिकल एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान रूप से है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 2 पॉइंट बोलने के बाद अपने थर्ड पॉइंट में उसने बोला, थर्ड पॉइंट को मैं यहीं लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट में उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द एटम इन सच अ मैनर दैट ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। क्या बोला, जरा फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन जगह जगह घुसे रहते हैं। इन सच अ मैनर, इस तरह से, दैट ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, यानी कि पूरा एटम न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुसे रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ओवरऑल एटम जो होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड in such a manner, in such a manner, in such a manner that overall atom is neutral। इतनी बातें उसने बोली, ये 3 बातें बोली। और एक चीज़ जान लीजिए कि आपने तरबूज खाया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने तरबूज खाया है तो जिस तरह से तरबूज में जगह जगह उसके शीट्स घुसे हुए रहते हैं, उसी तरह से उसने एज्यूम किया कि पूरा एटम स्फेरिकल होता है और उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन घुसे हुए रहते हैं। यही कारण है कि थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको वाटरमेलन मॉडल नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को। इसको और क्या बोला जाता है? वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। अब मेरे लिए पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कैसे उसने जाना कि जो एटम होता है उसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। ये 3 बातों के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि कैसे उसने जाना कि जो एटम का रेडियस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। इस बात को जानना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल। खाली थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब गोल्ड का जब हम यूज़ करेंगे तो ज़रा देखिए 2 बातें हमको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए उसकी डेंसिटी, ये होती है 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरी चीज़ हमें गोल्ड का मालूम होना चाहिए मोलर मास, जो कि होता है P+N इंटू ग्राम, और ये आता है लगभग 198 ग्राम के आसपास। बच्चों अगर हम देखें तो अब यहाँ से खेल शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। अगर हम मास की जगह मोलर मास लेंगे तो वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम आएगा। तो मोलर मास ले लो 198, ये हो गया 19.7, सॉल्व कर दो, ये अराउंड आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब के। अब जरा वॉल्यूम को तुम मीटर में बदल दो। 10 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का क्यूब, यानी आ गया ये जो मोलर वॉल्यूम आया इट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻5 मीटर का क्यूब आया मेरे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो आप और बात को समझो। हम यहाँ देखें इतनी बातों को, तो अब जरा देखिए मोलर वॉल्यूम। हम जानते हैं कि जैसे 1 दर्जन में कोई चीज़ 12 होती है, वैसे 1 मोल में भी वो चीज़ कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो मोलर वॉल्यूम है, यानी कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मीन्स दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23। गोल्ड पार्टिकल का जो वॉल्यूम आया, गोल्ड पार्टिकल का जो वॉल्यूम आया वो कितना आया? 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। तो जरा देखो इतने पार्टिकल का वॉल्यूम इतना आया, तो इतने पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल।
तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, यानी हम इसे बोल देंगे Na इंटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। ध्यान से सुन लीजिए, इतने गोल्ड पार्टिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गोल्ड पार्टिकल। नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल इतना है, इसको हम Na भी बोलते हैं। अब जरा देख लो, यहाँ से Na की वैल्यू मालूम है, 4/3 मालूम है, पाई भी मालूम है, तो जब R कैलकुलेट करोगे तो ये 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का आएगा। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा आप, क्यूब रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से थॉमसन ने जाना कि किसी भी एटम का जो बेटा रेडियस होता है वो कितना होता है, वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। और कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं इसके साथ साथ हम ये भी बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि थॉमसन का जो मॉडल था वो किन बातों को एक्सप्लेन कर पाया। थॉमसन का मॉडल किन किन बातों को बता पाया और किन किन बातों को मेरे प्यारे बच्चों नहीं बता पाया। तो थॉमसन के मॉडल को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो बोल देते हैं कैन एक्सप्लेन, और दूसरा बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी किन किन बातों को नहीं बता सका। कैन एक्सप्लेन में जब हम आएंगे तो सबसे पहले वो बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, अगर किसी मेटल सरफेस पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। इस पूरे जो ये पूरी घटना है इसको बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। और किसको एक्सप्लेन कर सका, ये आयोनाइजेशन को। जैसे सोडियम है और सोडियम गैसियस एटम में से मान लो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये प्रक्रिया कहलाती है आयोनाइजेशन। इसको भी एक्सप्लेन कर सका, ये भी बताता हूँ कैसे। और तीसरी बात, थर्मायोनिक इमिशन को भी एक्सप्लेन कर सका। थर्मायोनिक इमिशन, बेटा जरा ध्यान से देखना आप कि थर्मायोनिक इमिशन क्या होता है। अगर किसी मेटल पर हीट को डायरेक्ट अप्लाई किया जाए तो मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के निकलने लगते हैं। साइंस में ये घटना बोली जाती है थर्मायोनिक इमिशन। अब जरा बात को समझो, मान लो कि मेरा ये मार्कर किसी मेटल से बना हुआ है। अब मेटल से बना होगा तो सरफेस पे मेटल के एटम होंगे। अगर लाइट गिरेगी तो मेटल के एटम में इलेक्ट्रॉन जगह जगह घुसे होंगे, जैसा कि थॉमसन ने बोल रखा है। अब वो घुसे हुए इलेक्ट्रॉन अगर सीधे सनलाइट पाएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो मेटल सरफेस को छोड़ करके अलग हो जाएंगे। इसीलिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया। सोडियम का कोई एटम है भैया, उसमें इलेक्ट्रॉन घुसा होगा तो हम हीट वगैरह दे करके उसको अलग कर सकते हैं, यानी सोडियम को आयोनाइज कर सकते हैं। तीसरी बात कि डायरेक्ट हीट अप्लाई कर दो, जो काम लाइट करता था वही एनर्जी हीट से कर दो। कुल मिलाकर के थॉमसन के मॉडल में एज्यूम किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो जगह जगह घुसा रहता है, अगर किसी सोर्स से एनर्जी पाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो मेटालिक सरफेस को छोड़ करके अलग हो जाएगा। इन 3 बातों को तो बता सका थॉमसन मॉडल, लेकिन किन बातों को नहीं बता सका। एक साइंटिस्ट आया, उसने इसकी धज्जियां उड़ा के रख दी, जिसका नाम था रदरफोर्ड, और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है बेटा, रदरफोर्ड्स अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट। इसने थॉमसन के मॉडल की धज्जियां उड़ा के रख दी, अभी इसको पढ़ाऊंगा अभी। और दूसरी बात है, ये स्पेक्ट्रम के भी बारे में कुछ नहीं बता पाया। अब आप सोचोगे अरे यार सर, मैं तो 10th पास करके आया हूँ यार, ये नई नई बातें आप ले आ देते हो, ये स्पेक्ट्रम क्या है। तो भैया आपने इंद्रधनुष देखा होगा, रेनबो देखा होगा, तो जो रेनबो है वही स्पेक्ट्रम है। अब उसका साइंटिफिक डेफिनेशन जान लीजिए। जब भी कभी किसी लाइट को, किसी एनर्जी को लैम्डा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, इफ any light is arranged in the increasing or decreasing order of lambda, then whatever pattern is achieved is called spectrum। यानी कि स्पेक्ट्रम एक लाइट है जिसमें लाइट्स लैम्डा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए रहते हैं। तो एटम के स्पेक्ट्रम के भी बारे में नहीं बता पाया, और रदरफोर्ड्स अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट के भी बारे में नहीं बता पाया। अभी तुम इसको याद करो
मैं स्पेक्ट्रम के बारे में डीप डिस्कशन करूंगा। धीरे धीरे इसका भी नंबर आएगा बेटा, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ों को सीखते जाएंगे। यानी कि इन दो बातों ने थॉमसन के मॉडल की धज्जियां उड़ा के रख दी। सबसे पहली बात थी कौन सी? रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने धज्जियां उड़ा दी किसकी? थॉमसन के मॉडल की। बहुत ही सेलेक्टेड लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक थ्योरम का रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरम क्या है, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज सिर्फ आपको मैं इतना बताऊंगा कि रदरफोर्ड का अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट क्या था और कैसे उसने किसकी धज्जियां उड़ा दी, कैसे उसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज चल रहे हैं अब अगला टॉपिक लेने, वो है रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको दी जाएंगी। अगर मैं एक गोल्ड का एटम ले लूं, तुरंत अपने दिमाग में सोचो कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक गोल्ड एटम ले आ सकता हूं? नहीं ले आ सकता, क्योंकि वो इतना छोटा है कि मेरी आंखें उसको देख नहीं सकती, मेरी उंगलियों पे वो पड़ा रहेगा तो मैं उसे खुद नहीं देख पाऊंगा। इसलिए जान लो कि वो गोल्ड एटम नहीं होता है, वो गोल्ड का एक पतला सा फॉयल होता है, शीट जैसा, उसको यूज़ करते हैं। तुम पूछ सकते हो कि गोल्ड को ही क्यों यूज़ करते हैं? तो गोल्ड का जो डक्टिलिटी है और जो मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी दोनों चीज़ें गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यानी कि अगर हम मेटल को पतला करना चाहें तो सबसे ज़्यादा पतला हम गोल्ड को ही कर सकते हैं। Ductility means tendency to convert in wire and the malleability is tendency to convert into the sheet. किसी मेटल को अगर हम पतला करना चाहें तो सबसे ज़्यादा पतला हम गोल्ड को कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए हमने गोल्ड को लिया क्योंकि हमें एटॉमिक लेवल पे बातों को समझना था। ठीक है, अब एक सोर्स लिया, इस सोर्स से हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? कभी गलती से भी रोना मत। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है, अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो ये He+2 हो जाएगा और इसी He+2 को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मीन्स इट इज नथिंग, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हीलियम देन व्हाटएवर इज अचीव्ड इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये जो अल्फा पार्टिकल निकले इस सोर्स से मेरे बच्चों, उनको बम्बार्ड कराया गया गोल्ड एटम पे, और जब बम्बार्ड कराया गया गोल्ड एटम पे तो इसके पीछे एक व्यवस्था रखी गई। इसके पीछे एक प्लेट पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई मेरे बच्चों। तुम पूछ सकते हो मुझसे कि सर जिंक सल्फाइड की कोटिंग क्यों की गई, इसका क्या यूज़ है, इसकी कोटिंग ना करते तो क्या प्रॉब्लम आ जाता? जिंक सल्फाइड एक मटेरियल है बेटा जिसकी ये खास बात है कि जब इससे कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल टक्कर करता है तो ये शाइन करता है, चमकता है, और ये प्रॉपर्टी फिजिक्स या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना कहलाती है। व्हेन एनी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक विद द जिंक सल्फाइड then it start glowing and this phenomena is known as in chemistry as well as in physics as a fluorescence। बच्चों ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप अपने मम्मी पापा के साथ अगर कभी कार में ट्रैवल किए होंगे और आपके कार की हेडलाइट पड़ी होगी किसी रेडियम पे जहाँ पर स्टॉप लिखा रहता है या कुछ भी कॉशन के स्टेटमेंट दिए रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे ही आपकी गाड़ी की लाइट पड़ती है दोस्तों तो वो लाइट चमकने लगता है यार। अब वो चमकने लगता है लेकिन आपके जाने के बाद उसका चमकना बंद हो जाता है। तो वो क्या था? जब उससे आपके लाइट से निकली, आपके गाड़ी से निकली लाइट उससे टकराई, बस उतनी देर तक ही चमकेगा। जैसे ही आपके गाड़ी से निकलने वाली लाइट उससे हट गई उसका चमकना बंद हो जाएगा। यही कहलाता है साइंस में फ्लोरेसेंस। ठीक उसी तरह से जिंक सल्फाइड से जब कोई हाईली एनर्जिक पार्टिकल आके टकराता है तो ये चमक उत्पन्न करता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको क्यों लिया गया है। अब देखा रदरफोर्ड ने, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया इस एक्सपेरिमेंट का, उसने देखा कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से सुनना, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल गोज इन स्ट्रेट लाइन।
इन स्ट्रेट लाइन। उसने देखा कि लगभग सारे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गए, उसका भेजा ठनक गया। उसने कहा अरे भाई ये तो थॉमसन दुनिया को बेवकूफ़ बना के चला गया यार। सुनो 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 भैया, रिजल्ट सुनो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो आने वाले अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस हैं, इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और जैसा कि थॉमसन ने एज्यूम किया था कि एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता, तो पक्का जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते से आगे ना बढ़ पाता, थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करता, तो जैसा ये आ रहा है बिल्कुल वैसा न जा पाता। बेटा ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इन air and 1/4 pi epsilon naught k into q1 q2 upon r square in any medium which is also known as Coulomb's law। रिपल्शन लगेगा जब बच्चा, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। तो उसने क्या रिजल्ट दिया कि भैया थॉमसन ने दुनिया का उल्लू बना दिया। कैसे बनाया? उसने जो बात एज्यूम की थी वो पूरी बात गलत थी। तो रिजल्ट दिया उसने, क्या रिजल्ट दिया कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना जाते। अगर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में ना जाते? क्योंकि इस पे भी कैसा चार्ज? पॉजिटिव, और एटम के अंदर भी कैसा चार्ज होता? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देते और तो स्ट्रेट लाइन से ना जा पाता, जरूर उसके पाथ में कुछ डेविएशन क्रिएट होता मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल लगभग 10,000 में से एक अपने रास्ते से कुछ एंगल बना करके डेविएट हो जा रहे थे। जिस पाथ से जा रहे थे उस पाथ पे आगे नहीं बढ़ रहे थे, कुछ एंगल फॉर्म कर रहे थे और वो एंगल फॉर्म करके क्या हो जा रहे थे? डेविएट हो रहे थे। जैसे ऐसे जा रहे हैं तो मान लो थीटा डिग्री एंगल पे डेविएट हो गए। जैसे देखो ऐसे जा रहे हैं तो मान लो थीटा डिग्री एंगल पे डेविएट हो गए। उसने देखा कि ऑलमोस्ट 1 फ्रॉम द 10,000 इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या देखा उसमें कि ऑलमोस्ट 1 फ्रॉम 10,000 अल्फा पार्टिकल deviated from its path by an angle थीटा। अब अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है तो जरूर उस पर कुछ ना कुछ रिपल्शन लग रहा है, और अगर उस पर मेरे बच्चों रिपल्शन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जरूर पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं है। तो क्या रिजल्ट निकला कि जैसा थॉमसन ने माना था वो बात गलत है कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। समवेयर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से जा रहे थे उससे थीटा डिग्री एंगल पर डेविएट हो जा रहे थे। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 स्टार लगा दे रहा हूं, न्यूमेरिकल अप्रोच की बात है कि अगर नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो n और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो थीटा, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। इस पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो केमिस्ट्री का बच्चा सिर्फ सर खुजाएगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप मुझसे पढ़ते हैं तो कम से कम इतने तो स्ट्रांग रहिएगा कि टॉपिक के आगे पीछे ऊपर नीचे आने वाली सारी बातों को अच्छे से जानते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि अगर नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है n और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है थीटा, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा लास्ट में। अब तीसरा बात देख लो। तीसरा बात उसने देखा कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, उसको रेड पेन से बना देता, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से वापस जा रहा था। अब जरा देखो, इसका मतलब कि बिल्कुल हेड ऑन आया होगा, जहां कहीं न्यूक्लियस होगा उसके बिल्कुल सामने पड़ा होगा। अब बताओ इतने छोटे से एटम, अब यहाँ बड़ा है लेकिन एक्चुअल में तो एटम छोटा ही है ना, क्योंकि उसका रेडियस कितना होता है 10⁻⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। इतने छोटे से एटम में
न्यूक्लियस के सामने आने के लिए हमें कितने पार्टिकल फेंकने पड़े? 20,000 पार्टिकल फेंकने पड़े, तब जाके कोई एक पार्टिकल न्यूक्लियस के हेड ऑन आया। ठीक है, अगर 20,000 में से कोई एक ना आया होता, 100 में से एक आया होता, 200 में से आया होता, 400 में से, 1000 में से, 500 में से, तो हम कहते कि पॉजिटिव चार्ज काफ़ी दूरी में है यार, देखो कम पार्टिकल में से ही कोई एक सामने आ गया। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, मान लो आपसे मैं बोलूँ कि मेरी नाक का निशाना लगाओ, तो शायद 10 पत्थर मारोगे तो कोई एक लगेगा, और अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे मुंह का निशाना लगाओ, शायद 2 पत्थर मारोगे तो दोनों लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंह बड़ा है यार। अगर 20,000 में से कोई एक पार्टिकल इसके हेड ऑन पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस छोटी सी जगह में भी बहुत छोटी सी दूरी में है, बहुत छोटे से वॉल्यूम में है। तो उसने बोला कि ऑलमोस्ट 1 फ्रॉम 20,000 अल्फा पार्टिकल deviated by an angle of 180 डिग्री। और इसका क्या रिजल्ट निकला? इसका रिजल्ट निकला कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज नोन एज न्यूक्लियस, विच इज, यहीं से नाम आया न्यूक्लियस का, विच इज नोन एज न्यूक्लियस बेटा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा इतनी बातों को। ये 3 बातें थी, इस 3 बातों ने क्या किया? थॉमसन के मॉडल का बैंड बजाया। थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अगर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो आने वाले अल्फा पार्टिकल पर रिपल्शन लगता, और रिपल्शन लग जाता तो वो स्ट्रेट लाइन में ना जा पाते। तब उसने बोला कि इस पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट ये है, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आगे तुम नोट्स में लिख देना एज थॉमसन एज्यूम्ड। दूसरी बात बताया कि ऑलमोस्ट 1 फ्रॉम 10,000 अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा। या इसका मतलब कि अगर कुछ पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं भले ही 10,000 में से एक, तो कहीं ना कहीं तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? तो उसने बताया कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। n इज द नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और तीसरे पॉइंट में उसने बोला कि अगर देखूं मैं तो लगभग 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल थे जो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से आ रहे थे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस के बिल्कुल हेड ऑन पोजीशन पे आ जाए। अच्छा, अब इतने छोटे से एटम में न्यूक्लियस के सामने सामने आने के लिए 20,000 अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना पड़ा। यानी इस छोटे से एटम में भी न्यूक्लियस बड़ी छोटी सी जगह में है। उस छोटी सी जगह को, उस पॉजिटिव चार्ज बड़ी छोटी सी जगह में है, उस छोटी सी जगह को बाद में बोला गया न्यूक्लियस रदरफोर्ड के द्वारा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड पॉइंट। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बेटा इस पे एक क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से बातों को सुनिए, जानिए और मौज लीजिए अच्छे से। 2 चीज़ें उसके अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकल करके पब्लिक के सामने आई। 2 चीज़ों में पहली चीज़ थी क्या? यही रिलेशन जो मैंने आपको बताया। इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे अगर आपसे कहता है, मान लीजिए कि 5,000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल विल डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो कितनी भी थियरी एनसीईआरटी की पढ़े रहोगे सब रखी रह जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। अब जरा देखो, रिलेशन होता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ से हम जानते हैं n इक्वल्स टू k, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा दिया, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। यहाँ से हम जानते हैं कि इफ थीटा इज थीटा 1 then n is n1 and if theta is theta 2 then n is n2। then what will happen? n1 upon n2 रेसिप्रोकल है ये तो इनवर्स ले लो, सॉरी डिवाइड कर दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2 और साइन की पावर 4 थीटा 1 बाई 2 आ जाएगा। ये है रिलेशन। ये लो आ गया आंसर। कैसे आया आंसर? n1 की वैल्यू कितना है 5000, n2 की वैल्यू कितना है श्रीमान पता करना है।
अच्छा, साइन की पावर 4 थीटा 2 कितना है 60 डिग्री, 60/2 30 हो जाएगा, 30 डिग्री अपॉन साइन थीटा 1 45 डिग्री हो जाएगा पावर 4। अब जरा देखो 5000 अपॉन n2, ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 की पावर 4 कर दोगे तो 1/16 आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का पावर 4 कर दोगे तो 4/1 आ जाएगा 4। n2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई 5000 इंटू 4 एंड इट इज़ नथिंग बट 20,000। यानी कि जब एंगल घटाओगे तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ज़रा देखिए 90 डिग्री पे कितना था 5000 था, तो 60 डिग्री पे कितना हो गया 20,000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी की चीज़ें हम बेटा कल के लेक्चर में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आप सीखे होंगे। बेसिक था बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे हम लेवल उठाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।